Okay, students, today I will discuss the topic torque due to a current carrying rectangular loop. Torque due to a current carrying rectangular loop. इसका मीनिंग ये है कि यदि हमारे पास कोई भी एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप है तो हमको पता करना है कि इस लूप में जब हम करंट पास करेंगे तब इस केस में कितना टॉर्क एक्सर्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, इस टॉर्क को इवेल्यूएट करने के लिए, इसकी वैल्यू को इवेल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे यहाँ पर कि कितना अमाउंट में टॉर्क एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूँ कैसे। देखिए मैंने यहाँ पर मैं कुछ कंडीशन मान लेता हूँ, जैसे कि मान लिया कि मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली और रेक्टेंगुलर कॉइल की जो लेंथ है L मान ली मैंने और ब्रीथ को मान लिया B। और ये रेक्टेंगुलर कॉइल क्या है, किसी भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर रखी हुई है और इस रेक्टेंगुलर कॉइल में एक I करंट फ्लो हो रहा है। कैसे, कुछ इस प्रकार से। देखिए कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है और हमने इसको एक नाम दे दिया P Q R S। और ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसमें एक I अमाउंट का करंट पास हो रहा है, I करंट पास हो रहा है। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है कि इस रेक्टेंगुलर जो लूप है उसकी लेंथ, लेंथ कितनी L है और ब्रीथ कितनी है B है। तो मैं इधर साइड से इसको मेंशन कर देता हूँ कि लेंथ कितनी है इसकी। लेंथ जो है हमारी, इसको मान लिया मैंने QR और QR क्या हमारे PS के इक्वल होगी और ब्रीथ क्या मान रखी है मैंने PQ और RS को मान रखा है। ओके, यहाँ पर L किसको इंडिकेट करता है, हमारा लेंथ के लिए करता है और ब्रेथ किसके लिए B किसके लिए करता है, इंडिकेट ब्रेथ के लिए करता है। ओके, अभी सपोज किया हमने कि ये जो रेक्टेंगुलर लूप है हमारा वह कहाँ रखा हुआ है, किसी भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर रखा हुआ है। ये जो पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ किए हैं, ये पैरेलल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, दैट इज B के लिए। ओके, अब हमको पता करना है कि इन साइड्स पर, इस रेक्टेंगुलर लूप की साइड्स पर, दैट इज PQ, QR, RS और SP पर कितना कितना अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट होगा। ओके, तो देखिए उस फोर्स के अमाउंट को इवेल्यूएट करने के लिए मुझे पता करना होगा कि दैट इज मुझे पता करना होगा कि करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। तो करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, इस चीज़ को इवेल्यूएट करने के लिए मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर। एक मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर को एंगल को पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक नॉर्मल को ड्रॉ करूँगा। ओके, किस पर, इस साइड PQ पर, और एक मैंने नेम दे दिया इसको MN। क्या दे दिया, नॉर्मल का नाम MN दे दिया। अब ये मैंने मान लिया कि जो MN जो है परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, हमारा साइड PQ पर परपेंडिकुलर है। और ये जो परपेंडिकुलर है MN मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल फॉर्म करता है। अब देखा जाए तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब देखा जाए तो ये टोटल एंगल कितना हुआ, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम चाहें यहाँ भी लिख सकते हैं कि देखा जाए तो करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ हमारा 90 प्लस थीटा।
कितना एंगल हुआ, ये 90 प्लस थीटा हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, ओके, इस साइड पी क्यू पर वह क्या होगी, परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगी। ओके, क्या होगी, अपवर्ड होगी। ओके, तो क्या हुआ, ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया। तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगी, F1 होगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर्स पता करेंगे कि साइड RS पे अब कितने अमाउंट का फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। ओके, हम क्या करेंगे, इसके लिए हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जैसा कि हमने साइड PQ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया था MN, और सिमिलरली उसी वे में हम क्या करेंगे, साइड RS पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे N डैश, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल फॉर्म करेगा। कुछ इस तरह से। अब देखा जाए तो ये एंगल कितना हुआ हमारा, हमें पता होता है कि नॉर्मल क्या करता है, सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यदि ये एंगल कितना हुआ, थीटा हुआ, तो एंगल कितना हुआ हमारा, ये एंगल हुआ हमारा 90 माइनस थीटा, यदि करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और यहाँ जो फोर्स होगा अकॉर्डिंग जो, और यहाँ जो फोर्स होगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वह फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड होगी। क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। ओके, क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। कुछ इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। ओके, ऐसे क्या होगा, साइड QR पे, साइड QR पे देखिए जो फोर्स हमको पता करना है, तो ऐसे क्या होगा, साइड QR पे फोर्स कितना होगा, F3 होगा। और F3 जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड B से, क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। और इस फोर्स F3 की जो डायरेक्शन होगी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग किधर होगी, टुवार्ड्स मी, मतलब मी फॉर मुझे कह सकते हैं या मुझे रीडर कह सकते हैं। तो क्या होगी डायरेक्शन F3 की, F3 की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टुवार्ड्स रीडर होगी। और ऐसे सिमिलरली इसी वे में यहाँ जो एंगल बनना है वो भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट से कितना बनना है, 90 बनना है। कितना बनना है, 90 बनना है। यहाँ फोर्स कितना होगा, F4 होगा। तो यहाँ फोर्स कितना होगा, F4 होगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अवे फ्रॉम दी रीडर होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मुझे पता करना है कि इनका एक्चुअल अमाउंट में फोर्स होगा कितना। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको चारों तरफ कर सकते हो आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका यूज होगा हमारा। तो बेटा यहाँ फोर्स जो होगा F1 फोर्स कितना होगा, मुझे पता है, मैंने आप लोगों के लिए एक टॉपिक पढ़ाया था कि यदि हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और वह किसी मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर रखा हुआ है, तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है और उस फोर्स का अमाउंट होता है F = ILB sin थीटा। ओके, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फोर्स के अमाउंट को इवेल्यूएट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, तो देखिए एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 प्लस थीटा है। क्या हो रहा है, हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स होगा हमारा I, और साइड कितनी बेटा हमारी, PQ है, और B sin 90 प्लस थीटा। ओके, और sin 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ sin 90 प्लस थीटा की वैल्यू होगी हमारी cos थीटा हो जाएगी। और PQ की क्या लिख सकते हैं, PQ को लिख सकते हैं हम B। तो क्या हो जाएगा B, फिर B cos थीटा हो गया। इसे इक्वेशन 1 मान लिया मैंने। सिमिलर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन मेंशन कर दीजिए, अपवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी इसकी,
अपवर्ड होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो सिमिलरली हम F2 का वैल्यू कर सकते हैं। F2 की वैल्यू क्या होगी, I RS B, ये कितना हो जाएगा हमारे एंगल्स के बीच में 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, तो क्या हो गया है साइन, इसको 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं हम। तो जो हो जाएगा I, और RS की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, B है, तो I B cos थीटा हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डाउनवर्ड होगी। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डाउनवर्ड होगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब हम इसी तरह से जैसे हमने F1 F2 की वैल्यू इवेल्यूट की है F इक्वल टू ILB sin थीटा के फॉर्मूले को यूज करके, उसी तरह से हम क्या करेंगे F3 की वैल्यू को इवेल्यूट करेंगे। तो फोर्स F3 जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा I साइड QR B, और एंगल कितना फॉर्म हो रहा है दोनों के बीच में, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90। तो क्या हो गया साइन 90 हो गया। तो F3 की वैल्यू कितनी होगी I, और QR की वैल्यू ऊपर क्या मान रखी है मैंने, L रखी है, L इक्वल टू मान रखा है इसको। तो L B और साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो वैल्यू कितनी आई हमारी F3 की, F3 की वैल्यू आई हमारी F इक्वल टू ILB। F3 इक्वल टू हमें F3 की वैल्यू कितनी मिली, F3 की वैल्यू मिली हमको ILB के इक्वल। तो सिमिलरली F4 का अमाउंट कितना होगा, ऐसे हम इसे निकाल सकते हैं I SP B और साइन 90। तो F4 की वैल्यू होगी ILB के इक्वल। अब देखिए F3 की डायरेक्शन किधर थी, मैंने आपको बताई थी यहाँ पर जब मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया था, किधर थी, टुवार्ड्स रीडर, या लिख लीजिए, मैं ऐसे कर लीजिए इसको, रीडर। ये किधर हमारी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम रीडर होगी। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे एक पता चल रहा है, मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि यहाँ पर जो साइड 4 हैं, इन 4 साइड पर कितने लग रहे हैं, फोर्स अप्लाई हो रहा है। और देखिए इसमें कि F1 फोर्स F2 के अपोजिट है, यहाँ हमें यहाँ पर डायरेक्टली डायग्राम में ही सी हो रहा है। ओके, और F3 जो फोर्स है वो टुवार्ड्स रीडर है, और F4 जो फोर्स है अवे फ्रॉम दी रीडर है। तो देखिए F3 और F4 जो फोर्स हैं दोनों का अमाउंट इक्वल है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए क्या होंगे हमारे यहाँ पर, हमारे F3 और F4 जो फोर्स हैं दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ओनली सिर्फ F3 एंड F4 फोर्स ही क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर क्या कराएंगे, रोटेट कराएंगे। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, दो फोर्स की वजह से रोटेट कर रही है ना, कौन से फोर्स, F3 और F4 की, कौन से फोर्स, F3 और F4 फोर्स की वजह से ये क्या कर रही है, कॉइल रोटेट कर रही है। और इन्हीं फोर्स को हम बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स, क्या कहते हैं इनको, कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। और इनकी वजह से क्या जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा। क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। ओके, तो देखिए टॉर्क का अमाउंट कितना होगा, चाहे तो जो मैंने बोला है अभी लैंग्वेज में, अब इसे मेंशन भी कर सकते हैं, मेंशन तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि एकेडमिक में आपको मेंशन करना चाहिए। ओके, तो F1 एंड F2 आर कैंसिल आउट। ओके, बिकॉज दे आर इक्वल in magnitude and opposite in direction। ओके, इसलिए बेटा यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा हमारा F3 फोर्स, या चाहे तो आप F4 फोर्स ले सकते हैं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और F3 का अमाउंट कितना है, F3 जो फोर्स हमारा कितना है, इसकी वैल्यू ILB है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, जैसे कि देखिए ये कॉइल है, ये जो कॉइल क्या करेगी,
जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि कॉयल है, या कॉयल ये रोटेट करेगी यूँ करके, तो क्या होगा, इसकी जो फोर्स होगा वो क्या होगा, टुवार्ड्स मी होगा। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, जैसे कि फोर्स मेरी तरफ है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इसकी, तो होगी, है ना, यही तो होगी। जैसे कि यहाँ पर हम बना सकते हैं इसको इंडिकेट कर सकते हैं करके, एक नेम देते हैं हमने इस आर्टिकल को के। तो केपी जो डिस्टेंस है, केपी जो डिस्टेंस है क्या है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी किसके लिए, इस F3 और F4 फोर्स के लिए, ठीक है ना। तो केपी लिख दिया मैंने, इसको मैंने इक्वेशन मान लिया 5, क्या मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर इसको 5 मेंशन कर दिया। ओके, अब बात ये आती है कि मुझे केपी की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो केपी की वैल्यू कैसे इवैल्यूएट कर सकता हूँ, तो केपी की वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस पॉइंट एम पर। ओके, जैसा कि मुझे पता है कि mn क्या होता है, mn जो परपेंडिकुलर है और ये क्या कर रहा है, साइड पे 90 डिग्री बना रहा है, और यदि मैग्नेटिक फील्ड से इसका एंगल थीटा है तो यहाँ ये एंगल कितना हुआ हमारा, ये एंगल हुआ इसका 90 माइनस थीटा। ओके, अब जैसे कि मुझे ये भी पता है, ये दिख रहा है मुझे डायग्राम में कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, और एक लाइन हमारी ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। तो ये क्या होंगे, जो एंगल जो फॉर्म होगा पी पे, वो एंगल फॉर्म होगा 90 माइनस थीटा, कितना होगा 90 माइनस थीटा एंगल फॉर्म हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पी के दैट इज के पी साइड पर एक एंगल 90 मिला और एक एंगल कितना 90 माइनस थीटा है, और मुझे पता है कि 90 एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो पी की क्या हाइपोटेन्यूस है और इसकी वैल्यू मुझे पता है। ओके, तो मुझे अब क्या पता करना है, मुझे पता करना है इसमें केपी की वैल्यू। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos थीटा का यूज करके यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, केपी की वैल्यू को एवेल्यूएट कर सकता हूँ। देखिए कैसे, मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम है। तो ओके स्टूडेंट्स, हम क्या लेंगे, ट्राइंगल लेंगे, राइट ट्राइंगल पी के क्यू लेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसाइन थीटा दैट इज कॉस थीटा का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, केपी की वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ एंगल जो है वो कितना है 90 माइनस थीटा, इसलिए कॉस 90 माइनस थीटा मैंने यहाँ पर यूज करूँगा। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, और यहाँ बेस जो होगा वो होगा हमारा केपी, और हाइपोटेन्यूस कितनी है हमारे यहाँ पर पी क्यू है, और पी की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है हमारी कितनी है, बताया था मैंने आपको पीछे, ये क्या है, ब्रेथ है, ब्रेथ दैट इज बी है। देखिए अब cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो देखिए केपी की वैल्यू हमको कितनी मिली, केपी की वैल्यू हमको मिली b sin थीटा के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यदि हम इक्वेशन 6 का यूज कर लें इक्वेशन 5 में तो क्या होगा, देखिए नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 6 इक्वेशन 5 बिकम्स टोटल कितना आई एल डी, ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। ओके, अब मैं थोड़ा इसको रफ कर सकता हूँ, तो बेटा ये आ जाएगा हमारा आई एल डी साइन थीटा, और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, इसका एरिया होगा, एक हमारा फॉर्मूला टॉर्क को वेल्ड करने के लिए ये आ चुका है हमारा। अगर हम ये मान लें कि यदि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं कॉइल के अंदर कितने एन है, ओके, इफ देयर आर कैपिटल एन टर्न्स इन द कॉइल, क्या होगा, टॉर्क कितना हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 8 मान लिया। ओके, और जैसा कि मैंने बताया था पहले आप लोगों के लिए कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है,
अगर हमारे पास कोई लूप है और लूप में आई करंट पास हो रहा है, क्या हो रहा है, यदि हमारे पास कोई, ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हम और भी आगे इसको चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ दोबारा अगेन। देखिए वी नो दैट हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, NIA के इक्वल होता है। ओके, और इक्वेशन 8 क्या हो जाएगी हमारी, देयरफॉर इक्वेशन 8 बिकम्स इसको और करके ऐसे लिख सकते हैं, टॉप इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस d। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन 9 कह सकते हैं या फिर इक्वेशन 10 जो है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है टू एवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ओके, दैट इक्वेशन जो 9 है इसका यूज करके हम पता कर सकते हैं कि किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल पर कितना टॉर्क एग्जर्ट होता है। और देखिए स्टूडेंट्स, इस डेरिवेशन का जो यूज है हम आगे करेंगे जब हम स्टडी करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू मेंशन इट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।